हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक का ये लास्ट लेसन है। नाम है हमारे चारों ओर वायु। क्लास 6 की बुक के सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके बाद 7th की बुक के एक एक करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज इस लेसन को। लिखा है अध्याय 6 में हमने सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? तो यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में फिरकी बनाना सिखाया गया है। लिखा है फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। ये होता है वात सूचक। अब जानते हैं वायु किससे बनी है। लिखा है 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। लिखा है जल वाष्प। हमने पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो वायु में जल वाष्प होती है और क्या क्या होता है इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्रियाकलाप से समझाया गया है। लिखा है अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है, विचार करें। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन है। तो वायु में ऑक्सीजन होती है, ये भी याद रखना है। अब लिखा है नाइट्रोजन। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु की कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते।
वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। तो वायु में जलवाष्प है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, तो ये भी वायु में उपस्थित होती है। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की हो। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। तो वायु में जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी उपस्थित होते हैं। सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% होती है और 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य गैसें भी बहुत अल्प मात्रा में होती हैं। आगे लिखा है धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। तो वायु में धूल के कण होते हैं, तो धूल के कणों की उपस्थिति का ये एक चित्र छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो छोटे छोटे जो चमकीले कण दिखाई देते हैं घूमते हुए, तेजी से घूमते हुए, तो ये कण जो होते हैं यही धूल कण होते हैं। आगे लिखा है अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छन कर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती है। अब लिखा है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? तो क्रियाकलाप से पता करेंगे। लिखा है किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 तथा 6 में पढ़ा कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन
क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब मिट्टी में जो जीव रहते हैं उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, इसके बारे में क्रियाकलाप में लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कहाँ से प्राप्त होती है। तो लिखा है अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते, वो ऑक्सीजन से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? ये पवन चक्की है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। लिखा है वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सारांश ही पढ़ लेते हैं। लिखा है वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इनमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल निरोधी वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो आज के लेसन में वायु के बारे में पढ़ा और महत्वपूर्ण तथ्यों को सारांश में दोबारा रिवाइज भी कर लिया। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।